अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे मुखातब हूँ जवेद इकबाल एजुकेशनिस्ट। इससे पहले भी मैं पीएमएस मिनिस्टेरियल के बारे में काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ और काफ़ी लोगों की तरफ अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, उनका मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ दोस्त मुझसे मेरा सेल नंबर भी मांगते रहते हैं, जो मैंने एक दो कमेंट्स में शेयर भी किया है, उनकी कॉल भी आ जाती है, वो भी मतलब शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये मैं सारा एक बस कह लें कि कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि सर हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें इसकी ज़रा डिटेल्ड, तो मैं करता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन मतलब शेयर करता रहता हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है तो काइंडली कमेंट में ज़रा कुछ अच्छे अल्फाज कह दिया करें, उससे थोड़ी सी मोटिवेशन हो जाती है बंदे को। तो अभी भी कल के परसों एक वीडियो के नीचे कमेंट में एक दोस्त ने मुझसे पूछा था पास पेपर्स के बारे में, काफ़ी अरसे से पूछ रहे थे। तो मैंने इनको कहा था कि आपका बल्कि कमेंट में इनको जवाब भी दिया था कि ये अच्छा आइडिया है। तो मैंने आज कोशिश किया कि जो पेपर्स मैंने पीएमएस मिनिस्ट्रियल 2022 के दिए थे वो पास भी हुआ था। मैं इंटरव्यू में भी पास हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीट सिर्फ एक थी तो एलोकेट नहीं हो सका। तो आज मैं उन पेपर्स की थोड़ी सी डिटेल आपसे शेयर करूँगा। तो इसके चूँकि 3 पेपर्स थे, तो पहला पेपर जो था वो था जनरल नॉलेज का। अब जो जनरल नॉलेज के हैं वो तकरीबन 10 पोर्शन के ऊपर जो पेपर है वो कंसिस्ट होता है। सॉरी 10 कह रहा हूँ, कुछ 6-7 पोर्शन के ऊपर। उसमें उर्दू है, इंग्लिश होती है, उसमें मैथ होता है, कंप्यूटर साइंस होती है, उसमें इस्लामियत होती है, पाकिस्तान अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स होता है, या कोई हिस्ट्री में से पीछे वो जनरल नॉलेज में भी दे देता है। तो इस सारे जो पोर्शन हो इसमें को 12-12, 13-13, 14-14 क्वेश्चन हर पोर्शन को टच करके दे देता है। ठीक है, तो ये जो जनरल नॉलेज के पेपर होते हैं ये वैसे ही कॉमन पेपर्स ही है जैसे बाकी पीपीएससी के सिंगल पेपर 17 ग्रेड के या पुराने पीएमएस के जो पेपर्स हैं, या जो सिंगल पेपर किसी भी पोस्ट के लिए था, वैसे ये क्वेश्चन होते हैं। तो ये थोड़ा सा टफ़ होता है, लेकिन ये है कि जो पीएमएस 22 मिनिस्टेरियल का वो काफ़ी टफ़ था। तो बाकी जो 2 पेपर हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ और उनके बारे हम थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं। तो पहला जनरल नॉलेज के बाद एक ही दिन के अंदर कोई आधे घंटे या पौन घंटे की फ़र्क के साथ पहला पेपर होता है जी इंग्लिश ऐसे का। तो इंग्लिश ऐसे का जो टाइम होता है वो 1 घंटे का होता है। तो 1 घंटे के जो पिछली दफ़ा हमारे पास हमें जो पेपर आया था उसमें 4 टॉपिक थे। 1 घंटे में आपने उन चारों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक को चूज़ करके अपना जो क्वेश्चन है वो हल करना था। तो हमें टॉपिक्स आया था, एक था नेशनल इंटीग्रेशन और सेकंड था ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सर्विट्यूड द इंटेलेक्चुअल इज़ द मोस्ट डिग्रेडिंग, expand this statement by showing its complete significance and also attempt to justify or disapprove it। ये सेकंड ऐसे था। ये आमतौर पे जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं वो इसको हैंडल कर लेते हैं। तीसरा जो था वो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेसबुक था और चौथा था सिंगल नेशनल करिकुलम प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। आप देखिए 4 टॉपिक्स हैं और उनके अंदर 3 टॉपिक ऐसे हैं जो सोशल हैं, तकरीबन हर दूसरा बंदा उनको जज कर लेता है, हर दूसरा बंदा उसके ऊपर लिख भी लेता है। अब बात यह है कि इसका मतलब ये है कि पीएमएस मिनिस्ट्रियल के अंदर वो हर बंदे को इजी इक्वल ग्राउंड देते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उनको कैसे लेके चलना है। तो ये 1 घंटे के ऐसे है। आमतौर पे जो लोग होते हैं वो इसके अंदर अपनी आउटलाइन भी बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं बनाते। ये आपकी ग्रिप के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसमें से एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेसबुक के ऊपर मैंने ऐसे लिखा था, मेरे पास भी था। तो मैंने आमतौर पे मुझे कमेंट्स पे ये भी पूछा जाता है कि सर 1 घंटे की जो ऐसे है इसके अंदर आउटलाइन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। देखिए अगर आउटलाइन बनाएंगे तो ऐसे फ्रेम हो जाता है, 1 घंटे के अंदर आप कवर भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आउटलाइन के बगैर ही कर लेते हैं। देखिए अगर तो आपने आउटलाइन बनानी है, 1 घंटे के अंदर आप कितना टाइम लेंगे आउटलाइन बनाने? अगर आपका टाइम आउटलाइन के ऊपर 5 से 10 मिनट से ऊपर एक्सपैंड कर जाता है तो आप सोच लें कि आप आउट ऑफ गेम जाना शुरू हो गए हैं।
इसलिए आपने अगर तो आपने आउटलाइन बनानी है तो फिर आपकी जो आउटलाइन बनाने की जो स्पीड है वो इतनी तेज़ होनी चाहिए कि आप 10 मिनट के अंदर उसको फ्रेम कर लें। सेकंड बात यह है कि आप आउटलाइन की थोड़ी सी जगह छोड़ दें और जगह छोड़ के आप उसको अपना ऐसे कंप्लीट कर लें। आखिर के ऊपर अगर तो आपके पास 5-10 मिनट बच गए हैं तो जैसे जैसे आपने ऐसे पैराग्राफ्स लिखे उसके लिहाज से आप आउटलाइन साइड कर लें। नहीं तो अगर आपने पहले नहीं तो फिर वो आउटलाइन के बगैर भी ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेरे जो कलीग्स थे वहाँ इंटरव्यू देने के लिए जो हमारे बैच में शामिल लोग थे उनसे मैंने पूछा भी था। बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने आउटलाइन नहीं बनाई हुई थी लेकिन वो पास से इंटरव्यू में हमारे साथ बैठे हुए थे और मैंने अपनी बनाई हुई थी, आउटलाइन बनाई हुई थी। ठीक है। और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो फेसबुक में आपके साथ अपना जो ऐसे है वो थोड़ा सा डिस्कस भी करता हूँ। अब देखें कि 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर आपके पास जिन्होंने तैयारी की उनके पास मटेरियल ज़्यादा होता है लेकिन टाइम कम होता है। अब आपने उसको टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से अपना जो मटेरियल होता है, अपना नॉलेज होता है, उसको पुट करना होता है। ठीक है। राइट साइड ऑन राइट रैंक और टू दी पॉइंट। अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करें तो टाइम बाहर निकल जाता है। इसलिए आपने टू दी पॉइंट मखसूस चीज़ें लिखनी होती है जो बिल्कुल टच कर रही हों, जो अदर पॉइंट टच करे और फोकस्ड होता है कि आपकी जो टाइम है वो कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो मटेरियल है वो पुट कर सकें। तो मैंने तो वैसे जो मेरा ऐसे था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फेसबुक, मैंने इसकी आउटलाइन बनाई थी और मैंने अपनी आउटलाइन भी मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में फ्रेम कर ली थी। तो मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद एडवांटेजेस में मैंने बड़ी टू दी पॉइंट मतलब सादा जैसे कोई फर्स्ट ईयर का बंदा या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोई ऐसे लिख रहा है। ठीक है। टूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, फॉरम ऑफ फ्री एक्सप्रेशन, ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, पॉलिटिकल एंड सोशल अवेयरनेस, ये इसके मैंने एडवांटेजेस लिखे सिर्फ 4। और डिसएडवांटेजेस में मैंने वेस्टेज ऑफ टाइम, थ्रेट टू प्राइवेसी, प्रोपेगेंडा टूल, वल्गैरिटी एंड न्यूडिटी, और उसके बाद मैंने कंक्लूजन निकाल दिया। ठीक है। इसके बाद मुझे अभी याद आ रहा है कि एक मैंने इसकी जो डिसएडवांटेजेस है इसकी एक मैंने और हेडिंग में इसका एक और पैराग्राफ बनाया था जिसका था सेक्टेरियनिज्म के ऊपर। उसकी वजह ये थी कि मेरा जो ऐसे था ये तकरीबन 8 पॉइंट्स ये मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले कंप्लीट कर लिया था। तो इसलिए फिर मैंने एक और सेक्टेरियन आउटलाइन के अंदर सेक्टेरियनिज्म की हेडिंग बना के उसका एक पैराग्राफ का इजाफा कर दिया था। मेरे पास फिर 5 मिनट बच गए और मैंने फिर उस 5 मिनट में अपना सारा ऐसे जो था वो एक दफ़ा रीलोड कर लिया। जो कोई SES की कोई गलती थी उसको मैंने निकाल दिया। इसी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर आप उर्दू ऐसे करते हैं। उर्दू ऐसे का भी यही तरीक़ाकार है कि 1 घंटे का वो ऐसे होता है। आप इंग्लिश का पेपर ख़त्म होता है, दरमियान में आपकी तकरीबन 1 घंटे की ब्रेक होती है। 1 घंटे के वक्फे के बाद फिर आपने 1 घंटे का ऐसे लिखना होता है। और इसके अंदर 5 टॉपिक्स थे जिसका कम से कम आपने 500 अल्फाज पर ऐसे लिखना है। इंग्लिश का जो था उसके अंदर तो उसके अंदर अल्फाज की लिमिट कोई नहीं थी। बस आपने 1 घंटे के लिहाज से आप कोई 500 से 1000 के दरमियान आपने वर्ड्स पुट करने हैं। लेकिन जो उर्दू ऐसे था उसके तो साथ लिखा भी हो तो कम से कम 500 अल्फाज पर आपका जो ऐसे कंसिस्ट होना चाहिए। तो जो 2022 में जो पेपर्स आए थे 22 के अंदर PMS मिनिस्टेरियल 2022 में, उसमें 5 ऐसे के जो टॉपिक्स थे उसमें थे उर्दू हमारी कौमी शनाख्त है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से वाबस्ता है। तीसरा ऐसे था क्या मुस्तकबिल ख़िताब अपना वजूद कायम रख पाएगी। चौथा था पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल पर मुतदल्लल नोट लिखें। और जो लास्ट था वो था रिज़्क़ हलाल नेमत भी इबादत भी। मैंने इनमें से जो मज़मून लिखा था वो था जी कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल पर मुतदल्लल नोट लिखें। और इंटरेस्टिंग बात यह कि मैंने अपने उर्दू के मज़मून के अंदर भी आउटलाइन बनाई थी। लेकिन जो मेरा उर्दू का मज़मून में था जिसमें मैंने आउटलाइन बनाई थी वो मैंने मतलब लीगल आउटलाइन ही आप कह लें कि रफ मैंने बना के एक दायरा से लगा के उसके इर्द गिर्द जितने भी कोई पॉइंट्स हैं मुझे माइंड में फौरी तौर पे मेरे 2, 3, 4, 5 मिनट में आ रहे थे वो मैंने लिखे। लिखने के बाद मैंने फिर वैसे ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर उसको पैराग्राफ में कोई 10-10 लाइनों का जो पैराग्राफ मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन साथ में मैं पोइट्री के साथ अपने ऐसे को डेकोरेट कर रहा था, शायरी के साथ। अच्छा, मैं ना सिर्फ शेर लिखता था जो बिल्कुल जो मैं लिख रहा था उसके साथ हम आहंग होता था, और साथ में मैं उसका शायर का नाम भी लिखता था अगर मुझे वो याद आ जाता था।
बल्कि मैं कोशिश करता था कि वही शेर लिखूं जिसके शायर का नाम मुझे याद हो। और एक बात यहाँ मैं आपको और कर दूँ, क्लियर कर दूँ, अगर आपको शेर में कोई गलती खुद ही महसूस हो रही है तो इससे बेहतर है कि आप अपना शेर ना लिखें। अगर उर्दू के पेपर के अंदर आप कोई शेर पुट करते हैं लेकिन अगर उस शेर में कोई गलती हो जाती है आपसे, तो आप का जो पेपर चेकर है वो बहुत ही ज़्यादा कह लें कि बुरा महसूस करता है। अगर वो बुरा महसूस करता है तो फिर आप अपना जो पेपर है वो पास नहीं कर सकते। तो ये मेरा एनालिसिस था। इसमें भी मैंने तकरीबन 4 से 5 सफ़े लिखे। मैं 5-6 मिनट पहले मैंने अपना ऐसे कंप्लीट कर लिया था, फिर उसको दोबारा पढ़ा था। जहाँ कोई मुझे कोई मिस्टेक कहीं है रह जाती है, कोई अलिफ रह जाता है, लाम रह जाता है, उसको मैंने दोबारा ठीक कर दिया था। और उसके बाद अल्लाह से दुआ की थी और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब कर दिया था। तो आप भी कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी भी हेल्प करेगा। किसी भी तरह का कोई भी इशू आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फाई करने को और जवाब देने की। थैंक यू सो मच। मेरे पे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब लाजमी कर दें, काइंडली शेयर भी कर दें, पॉसिबल हो सकता है, और लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।